हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको वेंडिगो को देखे जाने की कुछ अजीब घटनाएं बताने वाला हूँ। ये सारी घटनाएं मुझे रेडिट से मिली हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना शाशो नाम के एक फॉरेस्ट रेंजर के साथ घटी थी और अब आगे की घटना मैं शाशो के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम शाशो है। कैनेडियन नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के फॉरेस्ट में मेरा ये पहला दिन था। मैं एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करता हूँ, उन्हीं का ही फॉरेस्ट रेंजर हूँ। दरअसल वो प्राइवेट कंपनी जंगल के कुछ हिस्सों को अपने अंडर लेके वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कराया करती थी या फिर वहाँ पर कुछ ट्रेनिंग्स कंडक्ट कराया करती थी और मैं उसी ट्रेनिंग का हिस्सा हुआ करता था। मेरा काम ये रहता था कि जंगलों को अच्छे से रिसर्च करके वहाँ पर क्या चीज़ें हो सकती थी उस हिसाब से सब चीज़ों को प्लान करना होता था। सारे एरिया को अच्छे से चेक करना होता था, इसीलिए मैं वहाँ पर जाया करता था। हमारी टीम में करीबन 6 लोग थे और सब लोग अलग अलग जाया करते थे। जो भी चीज़ हम लोग को दिखती थी हम अपनी फाइल में नोट करते थे और कोशिश करते थे कि उसमें सारी चीज़ें जो कि ख़राब है उसे नोट कर सकें, कोई भी चीज़ें हमसे छूटे ना। और यही हमारा काम था। हमें हमारी सेफ्टी के लिए रिवॉल्वर भी दी गई थी, साथ में एक डंडा भी था। लेकिन हम अक्सर दो के ग्रुप्स में ही काम किया करते थे। लेकिन उस दिन मेरा पार्टनर आया नहीं था तो मुझे अकेले ही जाना था। मुझे उस जंगल के जिस हिस्से का सर्वे करना था, कहा जाता था कि उस हिस्से में बहुत दिनों से कोई गया नहीं है। वहाँ पर पहले एक बहुत बड़ा ट्री हाउस भी था जो अब खराब हो चुका है। हमें चेक करना है कि उस ट्री हाउस में क्या क्या दिक्कतें हैं। दरअसल वो एक ट्री बेस था जहाँ पर लोग जाके अपने सारे सामानों को रखा करते थे और वहीं से लोगों पर ध्यान रखा करते थे और एरिया को चेक भी किया करते थे। मुझे मैप दे दिया गया और उसकी लोकेशन भी दे दी गई थी। मैं उसी लोकेशन को फॉलो करते हुए जा रहा था। उस वक्त मैं दोपहर के करीबन 12 बजे निकला था। वो जगह जंगल से थोड़ी सी अंदर थी। मुझे पहले इंस्ट्रक्शन दे दिए गए थे कि वहाँ पर जाने में करीबन 1 घंटा लगेगा। खैर कुछ दूर तक तो मेरी टीम मेरे साथ चली, लेकिन सबके अलग अलग डायरेक्शन होने की वजह से और सबका अलग अलग बेस था, इसलिए सबको एक पर्टिकुलर पॉइंट से डिवाइड होना पड़ा। मैं भी अपने पॉइंट के लिए निकल गया, लेकिन जो जो इंस्ट्रक्शन मुझे मैप पे दिए गए थे उनको फॉलो करते हुए मैं बहुत आराम से उस जगह पर पहुंचने वाला था। मैप पर जो जो निशान बने हुए थे और जब मैं धीरे धीरे जंगल पे आगे बढ़ रहा था तो मुझे हूबहू वही निशान दिखाई भी दे रहे थे। इसलिए मुझे ये पता चल गया था कि मैं एकदम सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। कुछ देर बाद मैं उस ट्री हाउस पे भी पहुंच गया। वो एरिया बहुत ही ज़्यादा गंदा था। उसको देख के सच में ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से वहाँ पर कोई आया ही नहीं है। वो पूरा ट्री हाउस आधा टूट चुका था, आधी लकड़ियाँ बारिश की वजह से खराब हो गई थी और कुछ रस्सियाँ टूटी हुई थी। बाहर से तो वो एकदम खंडहर लग रहा था। दिखने में वो बेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। वो इतना बड़ा था कि उसके अंदर आराम से 15 आदमी लेट सकते थे या फिर बैठ के आराम से बात कर सकते थे। उसकी ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा थी तो उस पर चढ़ के लोग आधे जंगल के उस एरिया पे नज़र भी रख सकते थे। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बेस था, शायद इसीलिए मुझे यहाँ पर भेजा गया था। अकेले नोट करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि मुझे बार बार कॉपी पर जाके चीज़ों को लिखना पड़ रहा था और फिर चीज़ों को चेक करना पड़ रहा था। अगर मेरे साथ मेरा पार्टनर होता तो ये काम और जल्दी हो जाता। मैं सारी चीज़ों को देखता और उसको इंस्ट्रक्शन दिया करता और वो सारी चीज़ अपने नोटपैड पर नोट डाउन करता। लेकिन मुझे पहले चेक करना पड़ रहा था, उसके बाद एक एक चीज़ की डिटेल बनानी पड़ रही थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा था। जो काम अमूमन 2 से 3 घंटे में हो जाता उसके लिए मुझे 6 घंटे लग गए क्योंकि वो एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और एक एक चीज़ को नोट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि ये मेरा पहला दिन था। मैं अपने पहले दिन में ही अपने लिए अपना रिकॉर्ड ख़राब नहीं करना चाह रहा था। उस बड़े से ट्री हाउस या फिर वॉच हाउस का मुआयना करते हुए काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया था। सूरज लगभग डूब चुका था। ठीक से जब मैंने मुआयना कर लिया उसके बाद मैं उसके ऊपर चढ़ के देखना चाह रहा था कि आखिर वो दिखता कैसा है और ऊपर से वहाँ से कितनी कितनी चीज़ों को देखा जा सकता है। जब मैं उससे काफ़ी ऊपर चढ़ा तो थोड़ा सा दिक्कत हुई। जब मैं उस पर चढ़ा तो वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा था। नीचे से उसकी ऊंचाई का इतना अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था,
लेकिन जब मैंने ऊपर चढ़ के वहां से देखा तो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा छोटा दिख रहा था। दूर का बेस भी नज़र आ रहा था और उस वॉच टावर से दूसरे वॉच टावर भी साफ साफ नज़र आ रहे थे। वो इतना ऊंचाई पे था। मैंने ढंग से उसको देखा, तभी ऊंचाई से नीचे मुझे कुछ चीज़ दिखाई दी। वो चीज़ हल्की फुल्की हिल रही थी। मैंने जब गौर से देखा तो वो एक अजीब सा क्रीचर था। वो वही क्रीचर था जिसको लोग वेंडिगो कहते थे और उसके बारे में मैंने पहले से भी सुन रखा था। वो वहीं पर ही बैठा हुआ था या फिर सो रहा था, मुझे नहीं पता, लेकिन वो दृश्य बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। मुझे ये भी नहीं पता कि शायद उसने मुझे देखा या नहीं, पर मेरी उस ट्री हाउस से नीचे उतरने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। उस पर चढ़ने की वजह से जल्दबाजी में मैंने पेन पेपर और वॉकी टॉकी को नीचे ही छोड़ दिया था। अगर मैं किसी से कनेक्ट भी करना चाहता तो भी मुझे नीचे ही उतरना पड़ता। मैं काफ़ी देर तक वहीं बैठा हुआ था, लेकिन फिर मैं धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो मेरी नज़र उसी पर ही थी। बीच में मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर वो वहाँ कर क्या रहा है, लेकिन फिर मैं हिम्मत करके नीचे उतरा। मैंने अपना पेन पेपर उठाया और वॉकी टॉकी भी उठा लिया। मैं वॉकी टॉकी से उन्हें कनेक्ट करके इन्फॉर्मेशन भी दे रहा था। वो लोग मेरी इन्फॉर्मेशन पाके मुझे अपने लोकेशन पर वापस बुला रहे थे। मैं तुरंत वहाँ पे सारी चीज़ों को छोड़ के तुरंत अपने बेस की तरफ वापस जाने लगा, लेकिन तभी मुझे एक अजीब सी आवाज़ आई। शा 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 शा। वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा धीमे थी, इतनी धीमे कि शायद कुछ सुन भी ना पाए, लेकिन वो मेरा ही नाम बुला रहा था, इसलिए मैंने उस चीज़ को बहुत अच्छे से सुन लिया था। वो क्रीचर मेरा नाम जानता था, कैसे पता नहीं, लेकिन जब मैं उसकी तरफ घूमा तो वो मुझे ही देख रहा था। वो अधमरा सा था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसके पास जाऊं, लेकिन पता नहीं क्यों कि मैं उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। कहीं ना कहीं मुझे डर लग रहा था, मेरे पैर भी कांप रहे थे, लेकिन फिर भी मैं उसकी तरफ अपने कदमों को बढ़ाए जा रहा था। उसके शरीर को मैंने जब अपने टॉर्च से देखा तो बहुत ही ज़्यादा अजीब था। उसके चमड़े उसकी हड्डियों से चिपके हुए थे, मांस के टुकड़े टपक रहे थे, अजीब सी गंध आ रही थी। और जब मैं धीरे धीरे उसके पास जा रहा था तो ठंड बढ़ती जा रही थी। उस तरफ कोहरा भी था, ट्री हाउस की तरफ बिल्कुल भी कोहरा नहीं था। जितने एरिया में वो अजीब सा क्रीचर था वो वहीं पर ही था और वो वहां से हिल भी नहीं रहा था। उसने मुझ पे हमला भी नहीं किया, पता नहीं क्यों। वो अधमरा सा था। जब मैं उसके पास पहुंचा तब मैंने उसके पैर को देखा। उसका एक पैर कटा हुआ था और दूसरी तरफ पड़ा था, और दूसरा पैर पेड़ के एक हिस्से के नीचे दबा हुआ था। वो पेड़ टूटा हुआ था। मैंने उसको देखा और बहुत ज़्यादा डर गया था। ऐसी चीज़ मैंने अपने पूरे जीवन में पहली बार देखी थी। उसने अपने हाथों को अचानक से आगे बढ़ाया और मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पेड़ के नीचे दबे होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाया। उसका हाथ मेरे शरीर से करीबन 2 मीटर की दूरी पर ही था, नुकीले पंजे। जब वो मुझे पकड़ नहीं पाया तो उसने अपने पंजों को जमीन पर रखा और जमीन के पत्तों को नोचते हुए उसने अपने पंजों को अपनी तरफ दोबारा किया। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे मारना चाह रहा था, लेकिन पेड़ पे उसका आधा शरीर दबा होने की वजह से वो मुझे पकड़ नहीं पा रहा था। बहुत ही ज्यादा कमजोर था। उसकी आंखें चमक रही थी। वो मुझे कोशिश कर रहा था अपनी तरफ बुलाने की, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अचानक से रुक गया। रुकने की वजह यह थी कि मेरा वॉकी टॉकी अचानक से बजने लगा और मेरे बेस के लोग मुझसे मेरा लोकेशन पूछ रहे थे। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहां पर कुछ देर और रुकूं। मैं अपने कदम को एक एक करके दोबारा पीछे ले जाने लगा और कोशिश कर रहा था कि बेस की तरफ जाऊं, लेकिन वो क्रीचर शायद अपनी शक्तियों से मुझे सम्मोहित करने की बार बार कोशिश कर रहा था। मेरा ही नाम वो अपनी आवाज़ में लगातार बुलाया जा रहा था और उसकी वो आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी, लेकिन तब भी मैंने हिम्मत की और मैं उस क्रीचर से दूर जाने लगा। मैं धीरे धीरे पहले अपने कदमों को बढ़ा रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं उससे दूर जाने लगा मेरे कदमों की रफ्तार और तेज़ होने लगी। मैंने सोचा कि मैं यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भाग जाऊँ, क्योंकि अगर वो क्रीचर कैसे भी बच गया तो शायद वो मुझे मार डालेगा। मैंने अपने भागने की रफ्तार को तेज़ किया और वॉकी टॉकी पे अपनी लोकेशन अपने बेस पर भी थी। मेरे बेस के लोगों ने मुझसे कहा कि मैं जितनी जल्दी हो सके बेस पर वापस आ जाऊं। मैं भाग रहा था और बार बार पीछे मुड़ के यही देख रहा था कि वो क्रीचर कहीं मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। भागते हुए जैसे ही मैं अपने बेस पर पहुंचा, मैंने अपने बेस पे अपने दोस्तों को और अपने सीनियर को उसके बारे में बताया।
उसके बाद मेरे सारे दोस्त लोग और जितने भी कलीग्स थे वो पूरे आर्म्ड होके वहाँ पर उस क्रीचर के पास गए और उस बेस के पास गए। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो वो क्रीचर वहाँ से जा चुका था। उसके कटे हुए पैर का हिस्सा भी वहीं पर पड़ा था, लेकिन वो क्रीचर वहाँ पर नहीं था। उसके कटा हुआ पैर बहुत ज़्यादा बदबू मार रहा था, एकदम सड़ चुका था, लंबे पैर। हमारे बेस के लोगों ने उसी वक्त उस पैर को जला दिया और बोला कि इसके बारे में किसी को ना बताएं, वरना हमारे बेस का नाम खराब हो जाएगा और लोग डर की वजह से यहाँ पर आएंगे भी नहीं। आखिर उस क्रीचर का पैर कैसे कटा इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक क्रीचर था। उस पर हमला करना कोई बहुत आसान काम नहीं है। उसका पैर कैसे भी कटा हो ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उस क्रीचर के साथ जो घटना घटी इसके बारे में हम सब जानना चाह रहे थे। वो कौन था, कहाँ से आया था, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन मैं उसके बारे में जानता था क्योंकि वो एक वेंडिगो था। उसके बारे में बहुत सी घटनाएं मैंने पहले सुनी भी हैं। वो दृश्य मुझे भी याद है जब उसने अपना हाथ मुझे पकड़ने के लिए बढ़ाया था और मैंने अपने पैरों को पीछे कर लिया था। मैं आज भी उस दृश्य को याद करता हूँ तो बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा दृश्य या ऐसा हादसा कभी किसी के साथ ना हो। उस घटना के बाद से मैं करीबन 1 महीने तक उस एरिया में दोबारा नहीं गया, और मैं क्या, कोई और भी नहीं गया। उस एरिया में काम भी नहीं किया गया और रात में वहाँ पर कोई भी नहीं जाता है। करीबन 1 साल तक जब तक मैं वहाँ पर था उस एरिया में कोई भी नहीं गया और उसके बाद का काम किसी ने नहीं किया, और जब मैं वहाँ से चला गया उसके बाद का मुझे कुछ भी नहीं पता। तो दोस्तों ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना एल्बर्ट नाम के एक आदमी के साथ घटी थी, और अब आगे की घटना मैं आपको एल्बर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम एल्बर्ट है। वेंडिगो को देखे जाने की ये घटना जब भी मैं किसी को बताता हूँ तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करता, पर आज मैं आपको इस घटना के बारे में बताता हूँ। बहुत ही ज़्यादा अजीब घटना थी। सर्दियों का वक्त था, मैं अपने बेस पे था। मैं एक फॉरेस्ट रेंजर हूँ। अपने बेस पे रात के उस वक्त करीबन 12 बजे मैं अपने लिए कुछ खाने के लिए प्रिपेयर कर रहा था। मेरी अक्सर नाइट ड्यूटी लगती है। भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। पूरा बेस बर्फ से ढका हुआ था। मेरे बेस के जस्ट सामने एक बहुत ही बड़ा जंगल, जिसके सारे पेड़ रात के अंधेरे में बर्फ से ढके हुए थे। आने जाने का रास्ता भी लगभग बर्फ से ढका ही हुआ था, लेकिन फिर भी जब लोग उस रास्ते से आते जाते थे तो उस जगह की बर्फ साइड हो गई थी, तो उससे साफ साफ रास्ता दिखाई दे रहा था। मैं उस वक्त अपना खाना बना रहा था, तभी अचानक से मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। वो कोई और नहीं, नौरोन था। नौरोन दरअसल मेरा जूनियर था। भागते हुए मेरे पास आया। उसके हाथ से बुरी तरीके से खून बह रहा था और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मैंने नौरोन से पूछा कि आखिर उसे क्या हुआ। नौरोन हाफ रहा था। वो अब बोलना भी चाह रहा था, लेकिन उसकी सांसों की वजह से उसके मुंह से शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। मैंने आज से पहले नौरोन को इतना डरा हुआ बिल्कुल भी नहीं देखा था। उसके हाथ पैर पूरी तरीके से कांप रहे थे। उसकी पूरी वर्दी गंदी हो चुकी थी। मैं भी अपनी वर्दी में ही था। बर्फ से उसकी वर्दी गीली भी हो गई थी। ठंड में उसके शरीर से बहता हुआ खून। मैंने तुरंत उससे पट्टियां करी और उसे आग के सामने बैठा के उसके ऊपर कंबल डाला, और मैंने नौरोन से पूछा कि आखिर उसे क्या हुआ। उसने कहा कि उसने उस क्रीचर को देखा जिसका नाम वेंडिगो है। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उसने नौरोन को मारने की कोशिश की, लेकिन नौरोन ने अपनी शॉटगन से उसके चेहरे पे गोली चला दी। शॉटगन से गोली खाते वक्त वो क्रीचर दूर कहीं जाकर गिरा, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। नौरोन से उसकी दूरी भी काफी ज्यादा थी, इसलिए वो भागने में कामयाब हो गया। भागते वक्त उसके हाथ में एक पेड़ की टहनी घुस गई, जिसने उसके हाथ के मांस को फाड़ दिया, और वो भागते हुए यहां पर आया। पूरे बर्फ में उसके हाथ से खून टपकते हुए एक लाइन बन गई जो कि सीधे मेरे बेस की तरफ ही आ रही थी। मैंने उससे पहले आराम से बैठाया, फिर उससे अच्छे से सारी पूछताछ की। उसने बताया कि रात में जब वो पेट्रोलिंग कर रहा था जंगल के वक्त, तो उसको एक वेंडिगो पेड़ के पास दिखा। वो शायद अपने किसी शिकार की तलाश में था। वो जैसे ही उसके ऊपर झपटा, उसने अपनी गन निकाल के उस वेंडिगो के ऊपर गोली चला दी और वो उसके मुंह पर लगी, जिसकी वजह से वो वेंडिगो दोबारा उसी पेड़ के पास जाके गिरा जहां पर उसको सबसे पहले उसने देखा था। फिर उस ऑफिसर ने अपनी बंदूक वहीं पर छोड़ी और मेरे बेस की तरफ भागने लगा, क्योंकि सबसे नजदीकी बेस वही था। उस वक्त मेरे और उसके अलावा वहां पर कोई भी नहीं था।
वो बेस कोई काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो बस 2 कमरों का एक छोटा सा बेस था जहाँ का इंचार्ज मैं था। मैंने उसे संभाला, फर्स्ट एड किया और वॉकी टॉकी पे इंफॉर्मेशन एकदम मेन बेस पर भेजी जहाँ से फर्स्ट एड की और किट्स आने वाली थी, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा इंजरी हो गई थी कि शायद उसका खून वहाँ पर रुकता ही नहीं। इसलिए मैंने मेडिकल के ट्रीटमेंट के लिए कुछ लोगों को भी बुला लिया था। मैं उसकी मरहम पट्टी कर ही रहा था, तभी अचानक से मुझे उसकी चिल्लाने की आवाज़ आई। उसके चिल्लाते ही मैं एकदम घबरा गया था। इतनी खतरनाक आवाज़, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। नौरॉन तो उसकी आवाज़ सुन के कांपने लगा। उसने कहा कि उसका चेहरा बहुत ज़्यादा खतरनाक है और वो उसे मार डालेगा। मैंने नौरॉन से कहा, तुम शांत रहो और अंदर ही रहो, मैं देखता हूँ। मेरी भी हिम्मत नहीं हुई दरवाज़ा खोलने की, लेकिन जब मैंने खिड़की खोल के देखी तो वो क्रीचर हमारे बेस के एकदम सामने ही खड़ा था। वो हमें ही देख रहा था। मैंने सोचा कि मैं उसे मार दूंगा, लेकिन उसके मुंह पे पहले से ही नौरॉन की चलाई हुई गोली का निशान पड़ा हुआ था। उसका मुंह आधा फट चुका था, लेकिन फिर भी वो ऐसे खड़ा था जैसे उसको कुछ हुआ ही ना हो। उसके शरीर से खून टपक रहा था। मांसपेशियां उसके पूरे शरीर की, सीने की, हाथ की, उसकी हड्डी से ऐसी चिपकी हुई थी जैसे उसके शरीर में एक भी बूंद खून ना हो। आंखें जैसे 2 लाल बल्ब चमकते हुए मुझे को ही देख रहे थे। उसे शायद पता चल गया था कि मैं उसे देख रहा हूँ। वो इतनी रफ्तार से भागते हुए बेस की तरफ आया, शायद इतनी रफ्तार मैंने किसी भी और जानवर की नहीं देखी थी। उसको देखते ही मैं कांपने लगा। मैंने भी मजबूरन उसके ऊपर 2 राउंड गोली चलाई। उसको कुछ असर नहीं हुआ। वो गोली उसके शरीर से आर पार हो गई, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। इस खतरनाक क्रीचर के बारे में जब मैंने पहले सुना था तो मुझे ये सब बस एक नॉर्मल घटना लगी, लेकिन आज मैं उसे अपनी आंखों के सामने देख रहा था। मुझे लगा कि शायद आज ये मेरा आखिरी दिन है। मैं किसी तरह नौरॉन को लेके उस बेस से दूसरे दरवाजे से बाहर निकला। उस वेंडिगो की रफ्तार इतनी तेज थी कि मैं शायद उसकी रफ्तार का मुकाबला भी नहीं कर पा रहा था। मैं उतनी तेज नौरॉन को लेके भाग नहीं पा रहा था जितनी तेज वो हमारा पीछा कर रहा था। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा बेस चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था। मैं नौरॉन को लेके उसी जंगल के अंदर भागता हुआ चला गया। उस क्रीचर की चिल्लाने की आवाज़ मुझे लगातार आ रही थी। अंधेरे में शायद वो हमें ढूंढ नहीं पा रहा था, लेकिन वो जिधर से भागते हुए आ रहा था वो आवाज़ हमें लगातार सुनाई दे रही थी। नौरॉन दर्द की वजह से बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था और मैंने उसे कहा कि वो चिल्लाए नहीं, बस भागता रहे, वरना अगर उस क्रीचर ने हमें पकड़ लिया तो शायद ये हमारा आखिरी दिन हो। भागते हुए हम लोग एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गए। मैं और नौरॉन वहीं पर ही छुपे थे। वो पेड़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। उस पेड़ के चारों तरफ बर्फ बिछी हुई थी। बर्फ में चलने में हमें थोड़ी सी तकलीफ तो हो रही थी, लेकिन हम क्या करते, हमें उस वक्त हमारी जान बचानी थी। जल्दबाजी की वजह से मैंने और नौरॉन ने गर्म कपड़े भी नहीं लिए। मैं, नौरॉन और मेरे हाथ में एक शॉटगन। हम लोग उसी पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। ठंड की वजह से हम दोनों के शरीर पूरी तरीके से कांप रहे थे। उस क्रीचर को पता चल गया था कि हम वहीं पर ही हैं, इसलिए वो हमें ढूंढने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे हमारी बू भी आ गई थी, लेकिन उस क्रीचर का चेहरा आधा खराब हो चुका था, तो शायद वो हमें ढंग से सूंघ भी नहीं पा रहा था। नौरॉन के हाथ से लगातार खून बहता जा रहा था। फिर पता नहीं कैसे उस क्रीचर ने हमें ढूंढ लिया। हम दोबारा भागने की कोशिश करने लगे। उस क्रीचर की रफ्तार हमसे काफ़ी ज़्यादा तेज थी। मैं तो भागने में कामयाब हो गया, लेकिन नौरॉन उसके हाथ में आ गया। उसने मेरी आंखों के सामने नौरॉन को मार दिया और मैं भी उसके ऊपर लगातार गोलियां चला रहा था। मेरी बंदूक में उस वक्त ज़्यादा गोलियां भी नहीं बची थी। मैंने अपनी पूरी मैगजीन उसके ऊपर खाली कर दी, लेकिन उसको कोई भी असर नहीं हुआ। उसने मेरी इन आंखों के सामने नौरॉन के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए और मैं उसे नहीं बचा पाया। मैं इतना घबरा गया था कि फिर मैं वहां पर नहीं रुका। मैं भागता चला गया। भागते हुए मैं जंगल के बाहर निकल आया। तब वो क्रीचर मेरा पीछा नहीं कर रहा था। मैं भी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। मेरी भी वही हालत हो गई थी जो नौरॉन की थी जब मैंने उसे पहली बार देखा था। मैं भागते हुए बेस पहुंच गया। मेरे हाथ पैर पूरी तरीके से कांप रहे थे और मैंने अपनी पिस्टल कहीं जंगल में ही गिरा दी थी। जब मैं बेस पे पहुंचा तो वहां पर सीनियर और मेरे बाकी के कलीग्स थे। मैंने उन्हें सारी चीज़ें बताई। वो पूरी टीम के साथ मेरे पहले वाले बेस पर गए और नौरॉन को भी ढूंढा। नौरॉन उन्हें नहीं मिला। उन्हें पूरे जंगल में बस बर्फ और बर्फ पे गिरा हुआ नौरॉन का खून और उसके कुछ मांस के टुकड़े मिले। मैंने उन्हें बताया कि वो क्रीचर हम पे हमला कर रहा था। उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उनका ये मानना था कि ऐसा कोई क्रीचर यहाँ पर हो ही नहीं सकता। लेकिन मैंने और नौरॉन ने उसे देखा था। मुझ पर जांच भी बैठाई गई।
आधे लोगों को तो ये लग रहा था कि मैंने नौरोन को मारा, बल्कि मैं तो उसे ढंग से जानता भी नहीं था। नौरोन और मैं, हम मिले हुए सिर्फ 2 ही महीने हुए थे, लेकिन 2 महीने में भी हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो मेरा जूनियर भी था। मैंने बहुत लोगों को समझाया, किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। सब लोगों को यही लग रहा था कि ये बस एक घटना है, झूठी घटना। मेरे ऊपर जांच भी बैठाई गई। हालांकि मैंने उसे मारा ये लोग ये चीज़ प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन शक के आधार पर मेरी नौकरी मुझसे छीन ली गई और मुझे फिर वहाँ पर कभी भी नौकरी नहीं मिली। उसके बाद मैंने अपना एक अलग बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें मैं लोगों को फॉरेस्ट रेंजर बनने की ट्रेनिंग दिया करता था। ये घटना जो मेरे साथ घटी ये बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। हालांकि इसका कोई भी प्रमाण मेरे पास नहीं था, लेकिन जब भी मैं इस घटना के बारे में लोगों को बताता हूँ तो वो लोग मेरा विश्वास करते हैं और कुछ लोग मेरा विश्वास नहीं करते। लेकिन मेरी बताई गई ये एक एक घटना एकदम सच है। तो ये थी दूसरी घटना, जो कि मैला नाम के एक बुजुर्ग महिला के साथ घटी थी। जब उसके साथ ये घटना घटी तो उसकी उम्र करीब 60 वर्ष की थी। तो अब बाकी की घटना मैं आपको मैला के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मैला है। उस रात मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। मैं कैनेडियन न्यू स्टेट के आउटर जंगलों के पास रहती हूँ। वहाँ पर और भी कई घर हैं। मेरे हस्बैंड की मौत 5 साल पहले हो चुकी थी और मेरे बेटे मेरे साथ नहीं रहते थे। वो लोग अपनी जॉब के लिए बाहर रहते थे और मैं अकेले रहती थी। ये घटना 1980 के करीब की है। तबीयत ज़्यादा खराब हो जाने के कारण मुझे उस रात घर से बाहर निकलना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि मैं ढंग से सांस भी नहीं ले पा रही थी। मेरी सारी दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी थीं। उस वक्त मेरे पास कोई प्रॉपर टेलीफोन कनेक्शन भी नहीं था कि मैं इमरजेंसी के लिए किसी को बुला लूँ। मैं अपने घर से बाहर निकली। उस वक्त रात के करीब 1 बज रहे थे। मैंने सोचा था कि मैं अपने नेबर्स के पास जाके उनसे थोड़ी सी मदद मांग लूँ, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनके घर तक भी जा पाऊँ। उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं 1-2 नेबर्स के घर पे गई और उनका दरवाज़ा भी खटखटाया, लेकिन रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और वो एरिया रात में उतना सेफ भी नहीं था। जंगली जानवर अक्सर रात में घूम के जंगलों से शहर की तरफ आ जाया करते थे, इसलिए वहाँ पर रात में सब लोग अपना दरवाज़ा बंद किया करते थे। मैंने सोचा कि मुझे यहाँ पर ज़्यादा वक्त लग जाएगा, मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही हॉस्पिटल चली जाऊँ। मेरी तबीयत खराब हो रही थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं चल ना पाऊँ। लेकिन मुझे ये पता था कि अगर कुछ देर और मुझे ढंग से दवाई ना मिली तो मेरी तबीयत ज़रूर ख़राब हो जाएगी। मैं उस वक्त पैदल अकेले ही हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी। पैर में थोड़ी सी दर्द हो रही थी, इसलिए चलने में थोड़ी बहुत तकलीफ भी हो रही थी। हॉस्पिटल मेरे घर से करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। उस वक्त बहुत ठंड लग रही थी। हालांकि मैं अपने कपड़ों को अच्छे से पहन कर आई थी, लेकिन हल्की फुल्की ठंड में भी मेरा शरीर बहुत ज़्यादा ज़ोर से काँप रहा था। मुझे नहीं लगा था कि मैं यहाँ से जल्दी निकल पाऊंगी। मुझे मदद की ज़रूरत थी। मैं बार बार रोड के पीछे और आगे की तरफ देख रही थी कि कोई अगर इस रास्ते से गुजरे तो मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं चुपचाप हॉस्पिटल की तरफ चलती जा रही थी। जिस रास्ते से मैं जा रही थी वो दोनों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था। वहाँ एरिया ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था। सिटी एरिया से हमारा कस्बा थोड़ा आउटर में बना हुआ था। तभी मैंने देखा कि पीछे से एक गाड़ी चली आ रही है। वो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा रफ्तार में आ रही थी। उस गाड़ी को देख के मुझे साफ साफ पता चल गया था कि उसको कोई शराबी या फिर कोई छोटा बच्चा चला रहा है, जिसमें गाड़ी चलाने की बिल्कुल भी अकल नहीं है। मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं वो गाड़ी आके मुझसे लड़ ना जाए, इसलिए मैं रोड के एकदम कोने में चली गई और फिर वो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चलाते हुए आगे की तरफ जा रहा था। पहले मैंने सोचा कि मैं इसको रोकूं और इससे थोड़ी मदद मांग लूं कि ये मुझे आगे हॉस्पिटल तक छोड़ दे, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मेरी हिम्मत नहीं हुई और फिर मैंने उस गाड़ी को नहीं रोका। रोड के कोने में होने के बावजूद भी वो आदमी जो कि गाड़ी चला रहा था वो मेरी तरफ ही गाड़ी रफ्तार से ला रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये मुझे अपनी गाड़ी से लड़ा देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो मेरे पास गाड़ी लाते हुए मेरे बगल से उसने खूब तेजी से निकाली, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मैं चुपचाप दोबारा धीरे धीरे अस्पताल की तरफ जाने लगी, लेकिन उस कुछ देर के लिए मैं बहुत ज़्यादा सहम गई थी। अगर उस आदमी से हल्की सी भी चूक हो जाती तो वो गाड़ी मेरे ऊपर ही चढ़ा देता। लेकिन आगे जाके उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर दिया और फिर वो गाड़ी को धीमी स्पीड में चलाने लगा।
वो मुझसे करीबन 10 यार्ड की दूरी पर था और मैं उसे साफ साफ देख रही थी, लेकिन मैं उसके बहुत ही ज़्यादा पीछे थी। तभी मैंने ऐसी चीज़ देखी जिस चीज़ का मुझे कोई विश्वास ही नहीं हो रहा था। जब वो आदमी अपनी गाड़ी को धीरे धीरे ले जा रहा था, जंगल के एक कोने से एक अजीब सा क्रीचर निकल के उसकी गाड़ी पर आके कूद गया और उसने उस पर हमला करने की कोशिश की। वो क्रीचर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। वो वेंडिगो था। उसके बारे में मैंने पहले भी बहुत सुना हुआ है। उसने अपने दोनों हाथों से उस गाड़ी के कांच को तोड़ने की कोशिश की और ये मैं साफ साफ देख रही थी। वो चिल्ला रहा था। उसके चिल्लाने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। मैं उससे काफ़ी ज़्यादा दूरी पर थी, लेकिन फिर भी उसकी उस आवाज़ से मैं इतना डर गई थी कि मेरे हाथ पैर बुरी तरीके से कांपने लगे थे। उसकी वो लाल चमकती हुई आंखें मैं दूर से भी देख सकती थी। अंधेरे में वो बहुत ही ज़्यादा चमक रही थी और वो लगातार उस गाड़ी के कांच को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और अंदर जो आदमी है उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। उस आदमी ने अपनी गाड़ी की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाई और वो वेंडिगो उसकी गाड़ी के ऊपर ही था। रफ्तार बढ़ाने के बाद वो वेंडिगो ज़मीन पर नीचे गिर गया और रोड पर घिसड़ता हुआ थोड़े आगे गया। उसके बाद वो गाड़ी आगे निकल गई और फिर वो रोड पे उस गाड़ी के पीछे भागने लगा। ये दृश्य मेरी आंखों के सामने ही हुआ और ये पूरा दृश्य करीबन 10 से 15 सेकंड में ही खत्म हो गया था। रात के अंधेरे में वो वेंडिगो भागते हुए उस गाड़ी के पीछे चला गया और फिर वो गाड़ी और वो वेंडिगो दोनों लोग आगे अंधेरे में गायब हो गए। मुझे वो फिर दिखाई नहीं दिए। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आगे जाऊं। उसको देखने की वजह से मेरी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई थी। मैं एक पेड़ के पीछे चुपचाप बैठी हुई थी। अब तो मेरी ये भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं घर वापस चली जाऊं, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा आगे आ गई थी और अब मैं जंगल के बीचों बीच में थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूँ क्या। मैं चुपचाप वहीं पर ही बैठी हुई थी। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आगे जाऊं। मेरी सांस और ज़्यादा तेज़ फूल रही थी। मुझे पता चल गया था कि शायद कुछ देर में मुझे अटैक आ जाएगा, लेकिन करीबन 15 मिनट बाद मैंने देखा कि जिस तरफ वो गाड़ी गई थी उसी तरफ से कुछ पुलिस वाले अपनी गाड़ी से आ रहे थे। मैं कोशिश करके रोड के बीच में आ गई और उन्होंने फिर अपनी गाड़ी रोकी। मैंने उन्हें अपनी कंडीशन बताई तो उन्होंने कहा कि उनको उसी आदमी ने भेजा है जो कि यहाँ पर रैश ड्राइविंग करते हुए अभी गया था और जिसके ऊपर एक क्रीचर ने हमला किया था। उसने बताया कि आप रास्ते में आ रही हो और उसने आपको देखा था। उस आदमी की बताई गई बात पर पुलिस वाले पहले विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन जब मैंने भी वही बात हूबहू उन्हें बताई तो उनको उसकी बात पर विश्वास होने लगा। वो आदमी जिसने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की थी उसी ने मेरी मदद के लिए उन पुलिस वालों को भेजा। फिर वो पुलिस वाले मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। अगर वो शायद कुछ देर और लेट आते तो शायद मैं जिंदा न बचती। उस आदमी ने मेरी मदद की थी, इसलिए मैंने उसकी कंप्लेंट उन पुलिस वालों से नहीं की। उल्टा मैंने बोला कि वो गाड़ी की चलाने की रफ्तार थोड़ी तेज थी, लेकिन अगर वो रफ्तार को ना बढ़ाता तो वो क्रीचर उस आदमी को मार डालता, इसलिए मजबूरन उसको रफ्तार बढ़ानी पड़ी। जब पुलिस वाले मुझे हॉस्पिटल लेकर गए तो मैंने देखा कि उस आदमी की गाड़ी भी वहीं पर खड़ी थी, जो कि बुरी तरीके से आगे से टूटी हुई थी और उस पर उसी क्रीचर के नाखून के निशान थे। उस क्रीचर ने उसके ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से हमला किया था। वो आदमी इमरजेंसी वार्ड में ही बैठा हुआ था और मैं भी वहीं पर ही थी। हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की, लेकिन बस एक दूसरे को ही देख रहे थे। वो अपने बेड पर लेटा हुआ था और उसके सर पे बहुत जोर से चोट लग गई थी और मैं दूसरी तरफ लेटी हुई थी। फिर रात में मैं सो गई और मेरी तबीयत खराब होने की इन्फॉर्मेशन मेरे बच्चों को दे दी गई थी और अगले दिन फिर मेरे बच्चे भी हॉस्पिटल आ गए थे। मैंने उन्हें भी ये घटना बताई, लेकिन जब मैं सुबह उठी थी तो वो आदमी वहाँ से जा चुका था और उसकी गाड़ी भी वहाँ पर नहीं थी। मेरे साथ घटी इस घटना को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी और शायद उस वक्त अगर वो पुलिस वाले ना आते तो ये घटना बताने के लिए मैं जिंदा भी ना होती। तो दोस्तों, ये थी वेंडिगो को दिखे जाने की 3 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।